आपको मेरी आवाज क्लियर है? शास, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बेटा रिस्पॉन्स भी दिया करो, मुझे समझ लगती है कि आवाज आ रही है, ये ना हो कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो। आज बच्चे बड़े कम आए हैं। खैर है। अच्छा, मैंने क्विज का भी आपको बताना था, चलो आ जाते हैं फिर एट द एंड ऑफ द क्लास में आपको क्विज का भी बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नया रीजन स्टार्ट हो रहा है। हमारा नी कंप्लीट हो गया। नी के तीनों हमने एनाटमी, उसकी पैथोलॉजीज और उसकी टेक्निक अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए हमने पढ़ ली थी। आज हमारा सेकंड रीजन स्टार्ट होगा, रिस्ट। ठीक है, इसकी भी उसी तरह हम लोग तीन उसको डिवाइड किया हुआ, तीन लेक्चर्स में। नंबर 1 इज एनाटमी। सबसे पहले हम रिस्ट की एनाटमी पढ़ेंगे, देन उसकी पैथोलॉजीज पढ़ेंगे और जो भी एसोसिएटेड पैथोलॉजीज हैं, एंड देन जो हम अल्ट्रासोनोग्राफिकली उसकी डिजीजेस को पिक कर सकते हैं, जो अल्ट्रासोनोग्राफिकली हमें नजर आ सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स, वो पैथोलॉजीज, वो हम लोग उसकी टेक्निक्स में पढ़ेंगे कि क्या पेशेंट पोजिशनिंग होनी चाहिए, प्रूव कैसे रखेंगे, कौन से सेगमेंट को किधर देखेंगे, वो हम लोग अल्ट्रासाउंड टेक्निक में देखेंगे। ठीक है, तो रेस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट थोड़ा सा उसी तरह करेंगे हम लोग एनाटमी पे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा इसके बारे में एक डायग्राम बनाती हूँ, ताकि हम लोग जब भी इसको रीड करें ना तो हमें समझ आ जाए बेसिकली कि रिस्ट एनाटमी है क्या। और हम लोग रीड करेंगे, हमें सब समझ आ जाएगा। ठीक है, एक एक स्लाइड को सिर्फ रीड करने की है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी जॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोगों ने उसकी एनाटमी पढ़ने के लिए पहले हम लोग उसकी बोन्स पढ़ते हैं कि कौन सी बोन्स मिलके वो जॉइंट बनाती हैं। देन हम लोग उसके ऊपर देखते हैं कि वो बोन्स कैसे यूनाइट कर रही हैं, कौन से लिगामेंट्स ऐसे हैं जो कि इनको यूनाइट कर रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उधर से मसल्स कौन से गुजर रहे हैं, वो कौन से मसल्स वहां पे वो वाली पोजीशंस कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखनी होती है कि उस जॉइंट पे हमारे पास कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, फिर वो मूवमेंट्स कौन से मसल रिस्पॉन्सिबल हैं जो वो वाली मूवमेंट्स करवा रहे हैं। ठीक है, वो मसल्स हम लोगों ने देख लिए, एक्सटेंसर्स कौन से होते हैं, फ्लेक्सर्स कौन से होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने उसके बाद क्या उसकी एनाटमी में देखना है कि लिगामेंट्स हो गए, ठीक है, जिन्होंने इसको यूनाइट किया। फिर उसके बाद हमारे बोन्स देख ली, कौन कौन सी बोन्स है इसके अंदर, मसल्स देख लिए। ठीक है, नर्व सप्लाई, या फिर हम लोग उसकी आर्टीरियल या वेनस ड्रेनेज देख लिया, या उसके रिलेटेड कोई भी ऑर्गन्स जो भी स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं उनको देख लिया। ये सारी उसकी एनाटमी है कि हमें नजर क्या चीज आएगी वहां पे जब हम उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, कि कौन कौन सी चीज किस साइड पे, मीडियली क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, लेटरली कौन कौन से बोन्स हैं, फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल कौन कौन सी रोज हैं, और डिस्टली कौन सी रोज हैं रिस्ट की। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, डायग्राम मतलब बना के दिखाती हूँ, और आपने मुझे जो है उस फिर आपको पूरी एनाटमी समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग सिर्फ रीड करेंगे तो पूरा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, बोर्ड क्लियर है आपको? अच्छा, रिस्ट जॉइंट हमें पता है कि हमारा रिस्ट जो है बेसिकली ये हैंड का ये पार्ट होता है रिस्ट का। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके प्रॉक्सिमल भी देखना है, इसके डिस्टल भी देखना है कि कौन सी बोन्स जो है वो इन्वॉल्व होकर ये रिस्ट जॉइंट हमारा बना रही है। फिर हमने देखना है कि इसके ऊपर मूवमेंट्स कौन सी हो रही हैं रिस्ट जॉइंट के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसकी बोन्स पहले देखनी, बोन्स हम लोगों ने फोर आर्म की पहले देखनी है। ठीक है, फोर आर्म के अंदर हमारी दो बोन्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक हमारे पास होती है रेडियस और एक हमारी अल्ना। ठीक है, ये बोन्स आपको पता है ना, फोर आर्म की बोन्स होगी। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास कौन सी बोन्स हैं? ये फॉर एग्जांपल हमारा रेडियस, अल्ना, ये हमारा रिस्ट जॉइंट है, इसके अंदर मैं बोन्स अभी आपको बना के दिखाऊंगी। ये आगे हमारा है। ठीक हो गया, समझ आ गए? ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ना बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ना है। अब इसके प्रॉक्सिमल क्या है, इसके डिस्टल क्या है। सबसे पहले हमने इसकी देखनी है कि फोर आर्म में कौन कौन सी बोन्स है। थंब वाली साइड पे हमारी कौन सी बोन होती है? रेडियस। ठीक है, दूसरी जो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? अल्ना। ठीक हो गया, फिर हमारे पास यहाँ पे कार्पल बोन्स होती हैं जो कि दो रोज बनाती हैं। ठीक है, एक ये वाली रो, एक ये वाली रो। ठीक है, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल रो। ठीक, यहाँ पे हमारे पास 8 बोन्स होती हैं छोटी छोटी सी, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और 8।
ठीक, ये जो रोज है ये बोन्स को किस तरह याद करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देन हमारे पास ये कार्पल बोन्स है। देन हमारे पास हैंड के ऊपर जो है मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये रीजन है जिनको हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक, हमने देख लिया कि फोर आर्म में हमारे पास रेडियस है जो कि थंब वाली साइड पे है, अल्ना है जो कि इस साइड पे है। ठीक है, और ये हमारे पास 8 बोन्स है। अब इनके नेम्स क्या हैं? ये है स्किफॉइड, ल्यूनेट। वैसे मैं आपको नेम बताती हूँ पहले, फिर आपने कैसे इसको याद करना है वो भी बताती हूँ। स्किफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, हैमेट और कैपिटेट। ठीक है, फिर हमारे पास अगर इनको याद करें तो ना हम लोगों ने अपने दौर में ना हमारी एक एनाटॉमी की टीचर होती थी, उन्होंने याद करवाया था कि रिस्ट की बोन्स को जब भी याद करना ना एक सेंटेंस याद कर लो और उसके फर्स्ट वर्ड से जो है ना उसका बोन का नेम स्टार्ट हो जाएगा। वो सेंटेंस आप लोग लिख लो कहीं पे। वो था कि शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। ठीक है, शी लुक टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। शी स्केफॉइड, लुक एल से ल्यूनेट, टू ट्राइक्यूट्रल, पिसिफॉर्म पी से, प्रिटी। ठीक है, तो ये सेंटेंस याद कर लो, शी लुक टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। ठीक हो गया, तो उसके जो पहला पहला वर्ड है ना उससे आपको सारी बोन्स के नेम याद हो जाएंगे, कि सीक्वेंस याद हो जाएगा किसके बाद कौन सा हमारे पास बोन्स आ रही है। ठीक है, तो पहली जो हमारे पास प्रॉक्सिमल है रो, उसके अंदर 4 बोन्स, स्केफॉइड जो कि हमारी बोन्स है किस साइड पर, इधर रेडियस के साथ, और ये थंब वाली साइड पे है। ठीक है, और इस तरफ जो हमारी अल्ना वाली साइड पे लास्ट बोन होगी वो पिसिफॉर्म होगी। ठीक है, इसी तरह ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हैमेट। ठीक है, ये हमारे पास जो है 8 बोन्स है रिस्ट की। ये आपने पहले इनके नेम्स याद करने हैं और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने इनके किस तरह याद करना है वो रट्टा मार लो, जो सेंटेंस मैंने बताया उसका फर्स्ट वर्ड याद कर लो। एनाटॉमी हमेशा यूं ही याद की जाती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने इन बोन्स को देख लिया कि अल्ना और रेडियस जो है वो हमारे पास किस तरह की है, वो उनकी शेप देख ली कि कौन सी जो है वो बेस से ब्रॉड होती है। जो अल्ना होती है, सॉरी रेडियस होती है जो थंब वाली साइड पे होती है, उसकी बेस जो होती है ना वो ब्रॉड होती है। ठीक है, और अल्ना की थोड़ी सी कम होती है उससे। ठीक है, तो ज्यादा जो पार्ट है वो रेडियस का इन कार्पल बोन्स के साथ अटैच होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी बेस ब्रॉड है। ठीक है, इसी तरह वो ऊपर जो है अल्लाह के साथ अटैच होती है। अल्लाह की जो हेड है ना वो ब्रॉड होती है। ठीक, ये इसकी शाफ्ट होगी, ये ऊपर जो है वो हमारे पास ज्वाइंट बना रहा है। ठीक है, ये वाली से बोन्स है। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिगामेंट्स देखने हैं। फिर हमने उसके बाद लिगामेंट्स देखने, कौन से लिगामेंट्स हैं जो इन बोन्स को जो है वो यूनाइट कर रहे हैं। ठीक, वो हम आगे पढ़ेंगे। जिस तरह हम लोगों ने नी के अंदर कोलैटरल लिगामेंट्स पढ़े थे ना, जो साइड्स पे होते हैं, जो साइड्स पे हम लोगों को इसको यूनाइट कर रहे होते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी 2 कोलैटरल लिगामेंट होते हैं। एक इस साइड पे होगा, एक इस साइड पे। रेडियस वाली साइड पे होगा रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, अल्नर वाली साइड पे होगा अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। ठीक है, ये तो दोनों साइड्स पे हो गए। नी के अंदर आगे और पीछे, एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे जो था वो हमारे पास जो लिगामेंट्स थे, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो पोजीशन उसकी स्टेबिलिटी थी उसको उसके लिए वहां पे यूज हो रहे थे। इसी तरह यहाँ पे भी एंटीरियर और पोस्टीरियर हमारे पास लिगामेंट्स हैं। वो कौन से हैं? एक पार्मर साइड और एक डॉर्सल साइड पे। ठीक है, जो पार्मर साइड पे होगा वो पार्मर लिगामेंट होगा, और जो डॉर्सल साइड पे होगा वो डॉर्सल हमारे पास लिगामेंट होगा। ठीक है, तो चारों साइड पे ऊपर पार्मर, ये डॉर्सल साइड, ये पार्मर साइड, ये दोनों साइड्स पे रेडियस और अल्ना कोलैटरल लिगामेंट्स हो गए। ठीक है, बोन्स हमने देख ली, कोलैटरल लिगामेंट्स हमने देख लिए। ठीक है, अब हम इनको सिर्फ रीड करेंगे, आपको इतनी इधर तक समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद हम मूवमेंट्स देखेंगे कि हमारे रिस्ट के ऊपर कौन कौन सी मूवमेंट हो रही है। ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है। ठीक है, अडक्शन, एबडक्शन, डेविएशन। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस, जितनी भी हमारे पास जो मूवमेंट है उनको देखेंगे, और उसके बाद जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो भी करवा रहे हैं मसल्स, वो हम लोग एक्सटेंसर मसल्स, फ्लेक्सर मसल्स हैं वो देख लेंगे। ठीक हो गया? हाँ जी, लिगामेंट पूरा कैसे बता दें? क्या बता दो? लिगामेंट लिगामेंट्स मैंने 2 बताए हैं, एक तो कोलेटरल साइड्स पे हैं। ठीक है, दोनों साइड्स पे जो यूं करके इनको बता रहे हैं, तो वो साइड के नाम पे, उसी नाम पे वो कोलेटरल लिगामेंट है। रेडियल साइड पे जो है रेडियस बोन है ना इस तरह, तो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, और अल्नर साइड पे जो है वो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, दूसरा हमारे पास ऊपर और नीचे, जिस तरह नी के अंदर क्रूशिएट लिगामेंट है ना, एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट, इसी तरह इसके भी एंटीरियर और पोस्टीरियर, और इसके एंटीरियर पोस्टीरियर हमारे पास एक पार्मर साइड है रिस्ट की और एक डॉर्सल साइड है। ठीक है, 2 तो साइड्स वाले हो गए ना लिगामेंट कोलैटरल, एक हमारे पार्मर साइड वाला लिगामेंट पार्मर लिगामेंट हो गया और एक डॉर्सल लिगामेंट हो गया। ठीक है, कुछ रेटिनैकुलम्स हैं। रेटिनैकुलम्स हम लोगों ने पढ़े थे, बैंड की तरह होते हैं यूं करके।
ठीक है। एक पामर रेटिनाकुलम और एक डॉर्सल रेटिनाकुलम, वो भी हमारे जितने भी टेंडन्स हैं उनको स्टेबल करता है, वहां पे उनको हेल्प करता है कि वो इधर उधर डिस्प्लेस ना हो जाए। ठीक है, ये हम लोग अब वन बाय वन ये सारी चीजें हमने एनाटमी में, रिस्ट की एनाटमी में पढ़ ली, बोन्स देख ली, लिगामेंट्स देख ली। अब जरा इनको ना रीड करते हैं, 20-25 तो स्लाइड जैसे ही सिर्फ रीडिंग करने में आपको ये बोन्स की समझ आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट में पंखा चला लूँ। अच्छा, ठीक है। अब आप इस पिक्चर में देखो तो ये इसकी सारी बोन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो रही हैं, ये रिस्ट जॉइंट बना रही है। ये हमारे पास जो थंब वाली साइड पे बड़ी वाली बोन है जिसकी शाफ्ट ब्रॉड है और इसका जो बेस है वो ब्रॉड है, वो कौन सी है? वो रेडियस। थंब वाली साइड पे रेडियस, दूसरी साइड पे अल्ना। ठीक है, ये फोरआर्म की बोन्स होती है, ये एल्बो जो ऊपर बना रही है, एल्बो जॉइंट। आगे जो है हमारे पास रिस्ट के अंदर जो 8 बोन्स आपको नजर आ रही हैं, वो ये छोटे छोटे से बोन्स हैं, जिनको मैंने आपको बताया था 2 रोज होती हैं, एक डिस्टल रो और एक प्रॉक्सिमल। ठीक है, जो रेडियस वाली साइड है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 बोन से, स्केफॉइड, ल्यूनेट। आपने आठों के नाम याद कर लेने हैं और फिर उसका सीक्वेंस जो है ना, वो जिस तरह मैंने आपको सेंटेंस बताया था, शी लुक्ड प्रीटी ट्राई टू कैच इट। ठीक है, ये हमारे जो टीचर थे ना, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सबको? सबके साथ सबका? यस मैम, बहुत कम हो गई है मैम, ब्रेक हो रही थी आपकी आवाज। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ पंखे की इतनी ज्यादा वो आवाज है। अब क्लियर हुआ आवाज? पंखा मैंने बंद कर दिया। यस मैम। अच्छा, ठीक है, तो वो आठों की बोन्स के नाम आपने याद करने हैं। रिस्ट के अंदर प्रॉक्सिमल रो कौन सी है और डिस्टल रो कौन सी है? प्रॉक्सिमल हम स्टार्ट करेंगे रेडियस से, सबसे पहले स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल, फिसिफॉर्म। देन ये आगे मैं आपको रोज दिखाऊंगी, वहां पे नेम सारे लिखे होंगे, वहां से आपने याद कर लेने हैं। लेकिन आपने एक सेंटेंस याद कर लो ये वाला, या जैसे आपको जिस तरह भी लगता है कि हम लोग इस तरह इसकी सीक्वेंस याद कर सकते हैं कि इसके बाद ये बोन आती है, इसके बाद ये एक रो 4 ने बना दी, अगली 4 जो है वो नीचे वाली रोज ने डिस्टल रो बना दी। ठीक है, तो ये रिस्ट जो है ना, हमारी जो बोन्स हैं वो ये कंप्लीट हो जाती हैं इस पिक्चर के अंदर। अच्छा, फिर हम लोग जल्दी जल्दी से इनको पढ़ लेते हैं कि रेडियस किस तरह की होती है, किस साइड पे होती है, अल्ना क्या होता है। ठीक है, ये सिर्फ रीडिंग वाली है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ इनकी क्या क्या चीजें किस तरह की नजर आती हैं, किसके साथ अटैचमेंट है। रेडियस इज द शॉर्टर ऑफ द 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ द फोरआर्म, अदर इज द अल्ना। इट एक्सटेंड फ्रॉम द एल्बो टू द रिस्ट एंड द बोन ऑन द थंब साइड ऑफ द आर्म। समझ आ गई? रेडियस ऑन द थंब साइड, जो बोन हमारी थंब साइड पे है दैट इज रेडियस, दूसरी वाली अल्ना। ठीक है, the radius rotates around the ulna, enabling the hand to rotate and be flexible. The projection just above the thumb side of the wrist marks the end of the radius. अगर आप खुद परपेट करो अपना, तो आपको जो थंब साइड पे थोड़ा सा उभार सा नजर आता है, जहाँ पे आपको बोन फील हो रही है, ठीक है, वो उसका वहां पे जो है ना, वहां पे हमारी जो रेडियस है वो खत्म हो रही है, आगे से फिर हमारी कार्पल बोन्स जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, then हमारे पास the shaft of the radius has a broad base that articulate with the lower end of the ulna and with the upper bones of the wrist. वो मैंने आपको बता दिया कि जो रेडियस है उसकी जो बेस है वो थोड़ी सी ब्रॉड होती है कंपैरेटिव टू द ulnar bone। ठीक है, तो वो कार्पल बोन्स के साथ ज्यादा उसका आर्टिकुलेट कर रही है। ठीक, रेडियस बिकॉज इट्स ब्रॉड फ्रॉम इट्स लोअर पार्ट। अच्छा, द डिस्क शेप हेड ऑफ द रेडियस विच इज स्मॉलर देन द बेस। अब बेस तो हमने बता दी दैट इज ब्रॉड एंड आर्टिकुलेट्स विद द कार्पल बोन्स। जो उसका हेड है वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, कंपैरेटिव टू इट्स बेस। ठीक, वो क्या करता है? आर्टिकुलेट्स विद द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट। ऊपर जो हमें पता है कि वो जो है उसका बस अपने क्या चीज याद करने वाली है? रेडियस। रेडियस बोन जो है कार्पल के साथ प्रॉक्सिमली अटैच होती है। ठीक, उसका जो बेस है वो ब्रॉड होता है, उसका जो हेड होता है वो शॉर्ट होता है। शॉर्ट वो जो हेड है वो आर्टिकुलेट करता है अल्ना के साथ और ह्यूमरस के साथ टू फॉर्म एल्बो जॉइंट। ठीक, ये सिर्फ ज्वाइन कैसे कर रहे हैं और उनकी शेप कैसी होती है टू मेक अ जॉइंट। The head of the radius lies below the lateral epicondyle in the lower part of the depression on the back of the elbow. ठीक है,
ये रेडियस की आप देख रहे हो किस तरह की शाफ्ट होती है। ये इसका स्टाइलॉइड प्रोसेस जो इस साइड पे हमें नजर फील भी हो रहा होता है, जब हम इसको फील करें अपने रिस्ट के थोड़ा सा ऊपर एक साइड पे, तो हमें बोनी थोड़ा सा फील हो रहा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास ये आप देख रहे हो ब्रॉड है इसका बेस, ये इसकी शाफ्ट हो गई, ठीक है। ये इसका हेड हो गया जो कि छोटा होता है कंपैरेटिव टू इट्स बेस, ठीक। फिर ये हमारे पास उसकी रेडियल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। ये रेडियस की शाफ्ट है, मसल्स इसके ऊपर अटैच होते हैं। वो बस हम लोगों ने देख लिया कि जॉइंट कैसे बन रहा है, किस तरह उसके बोनी जो है वो अटैचमेंट्स हैं। The shaft of the radius is buried among the muscles but can be felt through them. Okay. अच्छा, distal end of the radius is a block of bones that can be felt at the distal end of the forearm, जो कि carpal bones है। Distally radius जो है वो उसके साथ मिलके बनता है। अब हमने proximal देख लिया कि wrist joint जो है उसके proximally क्या क्या चीजें पड़ी हैं, 2 bones हैं, ज्यादा attachment radius की है, thumb side पे है carpal bones के साथ, ठीक है। बेसिकली कार्पल बोन्स जो है ना वो बना रही हैं रिस्ट जॉइंट, ठीक है। रेडियस और कार्पल बोन्स जो है ना मिलके क्या बना रही है हमारे पास रिस्ट जॉइंट, ठीक। हमने प्रॉक्सिमल 2 बोन्स देख ली, उनका देख लिया कि वो किस तरह की शेप होती है। अब आगे हम लोग आते हैं रिस्ट जॉइंट के ऊपर। द रिस्ट जॉइंट ऑल्सो नॉन एज रेडियो कार्पल जॉइंट, बिकॉज ऊपर जो है प्रॉक्सिमली रेडियल बोन के साथ एंड नीचे कार्पल बोन्स यूनाइट कर रही है, इज अ साइनोवियल जॉइंट इन द अपर लिम्ब, ठीक है। दिस जॉइंट इज साइनोवियल जॉइंट बिकॉज इसमें साइनोवियल फ्लूइड होगी। अच्छा, wrist joint formed by the radius and the articular disc proximally and proximal row of the carpal bones। कौन कौन सी है proximal row? जो पहली रो मैंने आपको बताई थी, scaphoid, lunate, tricutril और pisiform, ठीक है, distally। अच्छा, together the carpal bones form the convex surface which articulates with the concave surface of the radius and articular disc। अब जो ऊपर हमारे पास बेस थी रेडियस की वो कनकेव होती है, ठीक, और जो हमारी बोन्स है ना वो एक कॉन्वेक्स सा ऊपर यूं करके रो बनाती हैं, आर्च सी बनाती हैं, ठीक है, जो पहली रो होती है। तो कन्वेक्स जो है वो अटैच हो जाएगा, आर्टिकुलेट करेगा कनकेविटी ऑफ द रेडियस से, क्योंकि जो उसका जो बेस है ना वो थोड़ी सी कनकेव होती है, ठीक। समझ आ गई कैसे रिस्ट जॉइंट बन रहा है। फिर उसके बाद आ गया मार्किंग द एरिया ऑफ द ट्रांजिशन बिटवीन द फोरआर्म एंड द हैंड। अब कार्पल बोन्स जो हैं वो डिस्टली हमारे पास क्या है, पहले इनके नेम्स हम लोग आगे मैं डायग्राम में दिखाऊंगी, वो याद कर लो, अच्छी तरह याद कर लो। मैं बार बार पूछूंगी, आठों के नाम जिस तरह मर्जी ये सेंटेंस से याद करने हैं, रट्टा मारना है, लेकिन सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली जो है वो हमारे पास किस रेडियस वाली साइड से स्केफॉइड स्टार्ट हो रहा है, तो उसके दूसरी अल्ना वाली साइड पे कौन सी बोन एंड होगी। सीक्वेंस प्रॉपर दोनों रोज का याद हो, ठीक है। रेडियस से स्टार्ट करना है और दूसरी साइड पे जाना है अल्ना वाली साइड पे। इसी तरह फिर सेकंड रो में आ जाएंगे, रेडियस वाली साइड से स्टार्ट करना है और अल्ना वाली साइड पे जाना है, 8 के नाम। The carpal bones on the ulnar side only make intermittent contact with the proximal side. The tricutral only makes contact during ulnar deviation. अब मैंने बताया कि ज्यादातर जो है ना रेडियस का जो पार्ट है ना वो अटैच होता है कार्पल बोन्स के साथ। अल्ना का इतना ज्यादा उसके साथ अटैचमेंट नहीं है कार्पल बोन्स के साथ, अनटिल अनलेस जब अल्नर डेविएशन होती है। अल्नर डेविएशन का क्या मतलब होता है कि ये जो हमारी, ये मेरा हैंड है ना, नजर आ रहा है, ये मेरी थंब वाली साइड है, ये मेरा जो है वो कौन सी साइड है, अल्नर साइड है। तो मैं अगर अपने हैंड को अल्नर साइड पे डेविएट करती हूँ, दिस इज द डेविएशन, ठीक है। ये कौन सी है, रेडियल साइड पे रेडियल डेविएशन, दिस इज अल्नर डेविएशन। अल्नर डेविएशन के दौरान जो है वो ट्राइक्यूट्रल के साथ अल्ना की जो है वो अटैचमेंट होती है, अदरवाइज नॉर्मल अगर हम देखें तो उसकी अल्ना अटैच नहीं होता उसके साथ। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये बोन्स हैं, इनको याद कर लो। प्रॉक्सिमल सबसे पहली वाली ऊपर वाली रो जो के रेडियस बोन के साथ अटैचमेंट है, पहली वाली प्रॉक्सिमल रो है वो है स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल, पेसिफॉर्म। डिस्टली नीचे आ जाओ, स्केफॉइड के बिल्कुल नीचे ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट और हेमिट, ठीक है। वही सेंटेंस अगर यहाँ पे लगाओ, एस शी लुक टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, ठीक है। उसका पहला वर्ड जो है ना वो आप देख लोगे तो आपको याद हो जाएंगे आठों के आठों बोन्स के, ठीक है। ये हम लोगों ने कितने साल पहले जो अपनी एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में इस तरह याद किया था, तो अब तक ये सेंटेंस याद है, तो उससे हम लोग जल्दी जल्दी से बोन्स के नेम्स याद कर लेते होते हैं, ठीक है। एनाटॉमी हम लोगों ने याद ही, हमारे जो टीचर थे हमेशा हमें कोई ना कोई सेंटेंस बता देते थे कि अगर कोई चीज यहाँ पे पढ़ी है तो किस तरह याद करनी है, तो ये एनाटॉमी हमेशा यूं ही याद हुई है, ठीक है। पिक्चर में देखो, रेडियस वाली साइड पे सबसे पहले ये स्केफॉइड, फिर ये बड़ी वाली बोन ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल और पेसिफॉर्म, ये एक रो बन गई।
नीचे फिर आ जाओ, सबसे पहले ट्रेपीजियम, फिर ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हैमेट, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल दोनों रोज होगी, किस तरह ये अटैच हो रही है, ठीक। तो अल्ना जो है वो इतना ज्यादा इसके साथ अटैचमेंट नहीं है, ट्राइक्यूटरल बोन के साथ इसकी अटैचमेंट होती है जब अल्नर डेविएशन होती है तो, ठीक है, अदरवाइज ये इतना ज्यादा इसके साथ अटैच नहीं होती कार्पल बोन। सो दिस इज द रिस्ट जॉइंट, प्रॉक्सिमली ये दो बोन्स, ठीक है, डिस्टली हमारे पास मेटाकार्पल्स है, बट ये जो हमारे पास कार्पल बोन्स है ये और ये मिलके हमारे पास रिस्ट जॉइंट बना रही है, ठीक है। बोन्स अभी तक समझ आ गई है, दोबारा से वही हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास कार्पल बोन्स हैं, सीक्वेंस वही याद कर लो अच्छे से। अब आ जाओ, बोन्स हमने कंप्लीट कर लिए, अब रिस्ट जॉइंट में हमारे पास स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं जो कि हमने अल्ट्रासाउंड में भी देखने हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है रिस्ट जॉइंट के ऊपर। वो हमारे पास आ गया, नंबर 1 इज द कार्पल टनल, ठीक है। कार्पल बोन्स हैं तो कार्पल टनल एक बनाती है। टनल क्या होता है, आपको देखा होगा ना, वो एक टनल होता है जहाँ से ट्रेन भी गुजरती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी एक टनल है, एक स्ट्रक्चर हॉलो सा, मतलब वो समझ लो कि एक टनल है जिसके अंदर से हमारे स्ट्रक्चर्स पास करेंगे। वो हम देखेंगे कि इन कार्पल जो एरिया है, इस कार्पल एरिया के अंदर से जो स्ट्रक्चर गुजर रहे हैं, कार्पल टनल उसको कहते हैं, वो कौन से स्ट्रक्चर है, ठीक। फिर हमारे पास एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्ट जॉइंट के ऊपर हमारे पास एक वो बनता है स्नफ बॉक्स, वो हम आगे पढ़ते हैं, इसको जाके कहाँ होता है, किस तरह का दिखता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ रेटिनैकुलम है, बैंड है, कुछ जिन्होंने हमारे टेंडन्स जो के गुजर रहे हैं वहां से और हैंड में जा रहे हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट दी हुई है वहां बैंड्स ने कि वो इधर उधर ना मूव करें, ठीक। तो फ्लेक्सर साइड पे हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनैकुलम और एक्सटेंसर साइड पे हमारे पास एक्सटेंसर रेटिनैकुलम, ठीक है। These are the regions which have to be included in the wrist joint, जो कि हम वन बाय वन अब इसको पढ़ेंगे। अच्छा, on the palmar side of the carpal bones form the carpal tunnel through which some of the flexor tendons passes in the tendon sheath that enable them to slide back and forth through the narrow passageway, ठीक है। अब टनल क्या होता है, एक नैरो सा पैसेज होता है, ठीक है, उसके अंदर से कुछ स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं। ये जो कार्पल टनल है ये पामर साइड पे होता है, ठीक है, हमारी रिस्ट के जो अंदर वाला हिस्सा है पामर साइड है, उस साइड पे एक हमारे पास टनल होता है जिसके अंदर से फ्लेक्सर्स जितने टेंडन्स हैं वो पास करते हैं, ठीक है। और ये नैरो पास जो है ना, इसका क्या रोल है कि ये एक सपोर्ट देता है उन टेंडन्स को ताकि वो जो है वो इजीली वहां से पास कर सके, ठीक है। क्योंकि क्या होते हैं वो फ्लेक्सर टेंडन्स हमारे हैंड की मूवमेंट की वजह से वो कभी जो है ना बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवा रहे होते हैं, कभी यूं आगे कभी पीछे, क्योंकि हमारे हैंड की बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो वो जो है ना हमारे पास टेंडन्स हैं वो उनको एक जगह पे जो है वो उन्होंने सपोर्ट दी हुई है, वो इन रेटिनैकुलम्स में दी हुई है, ठीक है। ये टनल हमारे पास कौन सा है, कार्पल टनल। अब इसमें से स्ट्रक्चर्स कौन से गुजर रहे हैं ये आगे स्लाइड में भी सारा मेंशन है, लेकिन अगर आप देखो तो ये ब्लैक कलर का जो है ये सारा टनल है, ठीक है। और इस टनल के अंदर से ये फ्लेक्सर्स हमारे पास गुजर रहे हैं, फ्लेक्सर टेंडन और एक मीडियन नर्व, ठीक है। ये हमारे पास कार्पल बोन्स है, ठीक, और ये हमारे पास अंदर फ्लेक्सर्स टेंडन्स जो है वो गुजर रहे हैं और मीडियन नर्व यहाँ पे ऊपर होती है, ठीक है। बाकी जो है वो टनल के बाहर से स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, ठीक। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट, फ्रैक्चर्स टू द कार्पल बोन्स आर रेफर्ड टू एज कार्पल फ्रैक्चर्स। अगर कार्पल बोन्स का फ्रैक्चर होता है तो उसको कहते हैं हम लोग कार्पल फ्रैक्चर, लेकिन अगर डिस्टल पार्ट ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर होता है तो उसको कहते हैं फ्रैक्चर ऑफ द रिस्ट, ठीक है। हम लोग कार्पल बोन्स के फ्रैक्चर को रिस्ट फ्रैक्चर नहीं कह सकते हैं बिकॉज इट्स अ कार्पल फ्रैक्चर एंड रेडियस, जो रेडियस हमारा डिस्टली अटैच होता है, डिस्टली अगर वहां पे कोई अगर फ्रैक्चर होता है तो दिस इज नोन एज द रिस्ट फ्रैक्चर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ गई हैं मूवमेंट्स, मैंने बताई कौन कौन सी मूवमेंट होती है, इसके ऊपर फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है, कैन ऑल अकर एट द रिस्ट जॉइंट, ये हमारे पास मूवमेंट्स होगी। फिर दो डेविएशन है जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है, ठीक है, एक है रेडियल डेविएशन, ये है एबडक्शन मूवमेंट टुवर्ड्स द थंब, रेडियल डेविएशन, रेडियल हमारी जो है वो इस साइड पे है ना, ये वाली साइड, ठीक है। तो इस तरफ को डेविएट करो अपने हैंड को तो वो दिस इज रेडियल डेविएशन, अगर हम इस साइड पे अपने हैंड को मूव करते हैं तो दिस इज अल्नर डेविएशन, ठीक है, जो लिटिल फिंगर की तरफ होगी। तो दोनों की डेविएशन पता चल गई, बाकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो आपको पता ही है कैसे, ये फ्लेक्शन ये एक्सटेंशन, ठीक है,
एबडक्शन और एडक्शन, ठीक है। फिर हमारे पास डेविएशन है। ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द रिस्ट आर परफॉर्म बाय द मसल्स, वी ऑल नो, ठीक है। कुछ हमारे पास फ्लेक्सर्स हैं, कुछ हमारे पास एक्सटेंसर्स हैं। फ्लेक्सर्स मसल्स जो है ना वो पामर साइड पे होती है, ठीक है, और जो एक्सटेंसर मसल्स है वो हमारे डॉर्सल साइड पे होती है, क्लियर, बस इतना याद रखो। Movement in the plane of the hand. These movement take place through a transverse axis passing through the capitate bone, ठीक है। अब ये मूवमेंट जो है वो एक्सिस बताया हुआ है कि उनका इस एक्सिस में जो है मूव कर रहे होते हैं। पामर फ्लेक्शन इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हो अगर आप इस मूवमेंट को देखें तो ये मूवमेंट ज्यादा होती है फ्लेक्शन की एज कंपेयर टू द एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन जो है वो मोर पावरफुल मूवमेंट एट द रिस्ट जॉइंट। मसल्स को सिर्फ हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से मसल्स हैं जो हमारे पामर साइड पे, वोलर साइड जिसे कहते हैं, जो पामर साइड पे हमारे पास हैं वो हमारे पास फ्लेक्सर्स मसल्स होते हैं, और रेटिनेकुलम जो उस साइड पे लगा होगा दैट इज नोन एज फ्लेक्सर रेटिनेकुलम व्हिच आल्सो डिफाइंस द कार्पल टनल ऑफ द रिस्ट, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेचिंग फ्रॉम द पिसिफॉर्म बोन एंड हुक ऑफ द हैमेड। अब ये रेटिनेकुलम का अटैचमेंट बताया हुआ है कि पामर साइड के ऊपर ये रेटिनेकुलम जो कि बैंड फॉर एग्जांपल ये है ना यूं करके बैंड यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है, ये पामर साइड के ऊपर अटैच है। तो ये किस तरह अटैच, एक इस साइड से अटैच होगा एक इस साइड से ना, तो हमारे पास यहाँ पे कार्पल बोन्स हैं, कार्पल बोन्स के जो इस साइड पे दो ऊपर और नीचे वाली बोन होंगी उसके साथ अटैच करेगा अल्नर साइड पे, और रेडियल साइड पे जो हमारे पास बोन्स हैं उनके साथ अटैच करेगा इस साइड के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोन्स है अल्नर साइड पे, एक हो गई स्ट्रेचिंग फ्रॉम द पिसिफॉर्म बोन एंड द हुक ऑफ द हैमेड, ठीक है, ऊपर पिसिफॉर्म एंड वाली थी और नीचे जो थी हैमेड एंड वाली थी अल्नर साइड की, ठीक है। एक साइड पे वहां पे अटैचमेंट हो गई और दूसरी साइड पे हमारे पास स्केफॉइड थी और नीचे ट्रेपीजियम थी लेटरल रेडियल साइड के ऊपर, ठीक है। तो ये बैंड की अटैचमेंट इस तरह है कार्पल बोन्स के ऊपर, ठीक है। तो ये पामर साइड के ऊपर है, तो दिस इज फ्लेक्सर्स रेटिनेकुलम। क्लियर हुई है बात, अब तक कोई बात ना समझ आई है, ठीक है। बोन्स हमने पढ़ ली, बोन्स की अटैचमेंट्स पढ़ ली, कैसे प्रोक्सिमल और डिस्टली हमारे पास बोन्स अटैच हो रही हैं। फिर हमने अभी तक कोई लिगामेंट नहीं पढ़ा, अभी तक हमने दो जो है रेटिनेकुलम्स पढ़ रहे हैं, वो बैंड की तरह होते हैं, एक डॉर्सल साइड पे और एक हमारे पामर साइड पे। पामर साइड पे फ्लेक्सर्स हैं और डॉर्सल साइड पे एक्सटेंसर्स हैं। पामर साइड पे जो बैंड है वो कैसे अटैच हो रहा है, हमारी जो बोन्स हैं कार्पल बोन्स उनके एक साइड पे जो उसके एंड वाली दो बोन्स हैं अल्नर साइड पे उसके साथ अटैच, और दूसरी साइड पे जो रेडियल साइड पे दो ऊपर और नीचे वाली बोन्स हैं उनके साथ अटैच होकर हमारे पास ये बैंड इस तरह का फ्लेक्सर रेटिनेकुलम बनाएगा। अच्छा, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कार्पल टनल से गुजर रहे हैं, जो मैंने पीछे डायग्राम में आपको दिखाए थे कि उसके अंदर से मीडियन नर्व गुजर रही है और कुछ हमारे पास फ्लेक्सर्स टेंडन्स गुजर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, 4 टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल एंड 4 टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फिर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और मीडियन नर्व, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर रनिंग बिटवीन द कार्पल टनल। ये आपने 4 फ्लेक्सर्स याद कर लिए, 4 फ्लेक्सर्स, 4 tendons of the flexor digitorum superficial और 4 tendons of the flexor digitorum profundus, एक हमारे पास flexor pollicis longus और हमारे पास एक मीडियन है। ये आप स्ट्रक्चर बस ये 4 याद कर लो, कार्पल टनल से कौन से स्ट्रक्चर गुजर रहे हैं, ठीक है। दोबारा से वो पिक्चर आ गई, ठीक। ये 4 हमारे पास flexor digitorum tendons और 4 हमारे पास flexors जो है वो कौन सा है टेंडन डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। और एक हमारे पास ये आ गया फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, यूं याद कर लो 4 ये ऊपर नीचे, और एक साइड पे हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और ये हमारे पास मीडियन नर्व, ठीक है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे कार्पल टनल से गुजर रहे हैं, और ये किस साइड पे होता है, फ्लेक्सर साइड्स पे। फ्लेक्सर साइड पे हमारे पास कौन कौन से फ्लेक्सर टेंडन्स गुजर रहे हैं, इस वजह से कार्पल टनल के अंदर से वही फ्लेक्सर्स गुजर रहे हैं। Median nerve इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, median nerve passes through the carpal tunnel on the radial side of the superficial row of the flexor tendon. Flexor tendons traverse the carpal tunnel, inserts at the base of the phalanges. इस पिक्चर में अगर आप देखो तो this is the median nerve that is present superficially to the flexor tendons, ठीक है, और इस साइड पे है radius साइड पे median nerve, ठीक।
These tendons remain closely applied to the phalanges by the series of annular pulleys located at the interphalangeal joint. पामर फ्लेक्सर्स कौन कौन से हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं? 4 हमारे पास कौन से थे? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस। ये जो है ना, इनके नाम याद करने में याद कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट वही है कि कार्पल टनल में से कौन से स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लेक्शन क्या है? प्रोड्यूस मेनली बाय द फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस विद असिस्टेंस फ्रॉम द, ये सिर्फ नाम याद करने वाले हैं कि फ्लेक्शन कौन सी करा रहे हैं और एक्सटेंशन कौन से करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? कार्पल टनल के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, किस साइड पे होता है? फ्लेक्सर साइड पे। एक्सटेंसर्स कौन से होते हैं? डॉर्सल साइड पे। और वो कौन से मसल्स हैं? ये टेंडन्स है। ये सारी लिस्ट है एक्सटेंसर्स की है, ये आप याद कर लो। ठीक है, एक्सटेंशन कौन सी मूवमेंट होती है जो कि हमारे हैंड को ऊपर की तरफ को इस तरह एक्सटेंड करती है, तो दिस इज एक्सटेंशन। और वो मेनली कौन से टेंडन्स हैं, कौन से मसल्स हमारे करवा रहे हैं? प्रोड्यूस मेनली बाय द एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, याद करने वाली ये कंपार्टमेंट्स है। ठीक है, पार्मर साइड अभी तक समझ आ गई है? हम लोग पार्मर साइड को पढ़ रहे थे। पार्मर साइड पे हमारे पास कार्पल टनल है और फ्लेक्सर रेटिनैकुलम है। फ्लेक्सर रेटिनैकुलम कैसे बोन्स के साथ अटैच हुआ था? ठीक है, और कार्पल टनल के अंदर से जो फ्लेक्सर्स हमारे पास गुजर रहे थे, 4 कौन कौन से थे वो, और एक हमारे पास फ्लेक्सर लॉन्गस जो था वो गुजर रहा है, और एक हमारे पास सुपरफिशियली कौन सी नर्व है? मीडियन नर्व है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो कि कार्पल टनल से गुजर रहे हैं। ये अभी तक हमने फ्लेक्सर साइड, हमने पार्मर साइड पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं डॉर्सल ऑफ द रिस्ट। ठीक है, डॉर्सम साइड कौन सी होगी? ये हमारी जो ऊपर वाली साइड है वो हमारे पास डॉर्सम है, ये वाली। ठीक है, ये है इनकी। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम लोगों ने एक्सटेंसर्स मसल्स हैं सारे, वहां पे फ्लेक्सर्स थे, यहाँ पे एक्सटेंसर्स है। इन एक्सटेंसर्स को हमने जो है वो 6 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पीछे फ्लेक्सर्स मसल या एक्सटेंसर मसल याद मत करो। ठीक है, हमें पता है कि कार्पल टनल से क्या गुजरा है, बस वो इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सर्स क्या होते हैं, एक्सटेंसर्स क्या होते हैं, किस साइड पे होते हैं, ओके। ठीक, अब डॉर्सल साइड के ऊपर हमारे पास ये जो एक्सटेंसर मसल्स हैं, इनके कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 6 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये अगर आप देखो तो 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक, अल्नर साइड पे हमारे पास 2 कंपार्टमेंट और रेडियल साइड पे हमारे पास 4 कंपार्टमेंट। इनके मसल्स आपने याद करने हैं। ठीक है, अब ये लिखे हुए हैं नाम इनके। ठीक है, आगे स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है कि कंपार्टमेंट 1 में कौन से हैं, 2 में, 3 में, 4 एंड 5। ये आपने याद करनी है। याद करने वाली चीजें मैं आपको बताती रहती हूँ। कार्पल टनल की चीजें याद कर लो, कार्पल बोन्स याद कर लो, उनके अटैचमेंट्स याद कर लो, मूवमेंट्स पता है आपको कौन कौन सी रिस्ट पे होती हैं। देन हमारे पास डॉर्सल साइड पे कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 6 कंपार्टमेंट्स, और उन कंपार्टमेंट में मसल्स कौन से, ये अब तक ये याद करना है। ठीक है, ये हमारे पास कंपार्टमेंट्स आ गए, और अब इनको हम लोग 1 बाय 1 जो है वो पढ़ते हैं। अच्छा, डॉर्सम ऑफ द रिस्ट। अब डॉर्सम ऑफ द रिस्ट के ऊपर हमारे पास पता है हमें कौन सा रेटिनैकुलम होगा? एक्सटेंसर रेटिनैकुलम कंटेनिंग अ साइनोवियल शीट फॉर द टेंडन्स कवर्ड बाय एक्सटेंसर रेटिनैकुलम coursing obliquely across dorsal surface of the wrist। ठीक, हमने वो पढ़ लिया रेटिनैकुलम, जो कि हमारी डॉर्सल साइड पे है, जो कि एक्सटेंसर है। ठीक है, दूसरी साइड पे हमारे पास, अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैल्पेबल लैंडमार्क ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट इज द ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। डॉर्सल साइड पे हमें एक उभार सा फील होता है, बोनी सा, वो हमारे पास क्या है? दिस इज नोन एज द ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, जो कि डॉर्सल ट्यूबरकल जिसको कहलाते हैं, विच सर्व एज अ पुली फॉर द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट टेंडन। ये अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आपको फील होता है ये, ठीक है, यहाँ पे फील हो रहा है, सबको फील हो रहा होगा, सब अपना अपना पेट को, एक बोनी सी प्रोजेक्शन सी है डॉर्सल साइड के ऊपर, बाहर की तरफ का उभार सा है। सो दिस ट्यूबरकल इज नोन एज ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, और उसका क्या रोल है? वो एक पुली का काम करता है। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट टेंडन है, इसके ऊपर से गुजर रहा होता है, तो ये पुली का काम यहाँ पे कर रहा होता है। सो इंपॉर्टेंट पैल्पेबल लैंडमार्क ऑन द डॉर्सल साइड क्या कहलाता है? ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, एमसीक्यू। ठीक है, अच्छा, अब कंपार्टमेंट्स के सिर्फ नाम याद करने हैं। 2 मसल्स 1 कंपार्टमेंट में है। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाई है, डॉर्सल साइड पे सिर्फ कंपार्टमेंट्स हैं, 6 कंपार्टमेंट्स हैं, उनके मसल्स याद करने हैं, उनके टेंडन्स याद करने हैं। ठीक है, कि फर्स्ट ये मैं क्वेश्चन देती होती हूँ, सेकंड कंपार्टमेंट में कौन कौन से मसल्स हैं? ठीक है, थर्ड कंपार्टमेंट में कौन से हैं, सेकंड फर्स्ट में कौन से हैं, 6 में कौन से हैं? ठीक है, इनके सिर्फ आपने कंपार्टमेंट्स के
जो मसल्स हैं वो याद करने हैं। नंबर 1, कंपार्टमेंट 1 में ये 2 मसल्स हमारे पास, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ओके, सेकंड में एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस। इनको याद करने की बजाय अगर आप इस इमेज को याद कर लो और इनकी एब्रिविएशन इसी तरह याद कर लो, ठीक है, 1 में ये है 2, 3, 4 एंड 5, तो हम लोग को पता है कि फिर हम लोग इनको राइट कर सकते हैं इजीली, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड नेम्स है इनके, थर्ड के अंदर सिर्फ एक ही है, वो कौन सा, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गिस, थर्ड कंपार्टमेंट में। फोर्थ में ये 2, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सारे के सारे एक्सटेंसर सेल। समझ आ गई अब तक की? बोन्स पढ़ ली, दोनों रेटिनैकुलम्स पढ़ लिया, फ्लेक्सर्स भी और एक्सटेंसर्स भी। फ्लेक्सर साइड पे हमारे पास कार्पल टनल है जिसके अंदर से फ्लेक्सर टेंडन गुजर रहे हैं, मीडियन नर्व गुजर रही है। एक्सटेंसर साइड पे, डोर्सल साइड पे हमारे पास एक्सटेंसर रेटिनैकुलम है एंड उसके अंदर जो है उसके जो डोर्सल साइड पे है हमारे पास 6 कंपार्टमेंट्स है जहां से एक्सटेंसर टेंडन गुजर रहे हैं, और वो 6 कंपार्टमेंट्स के मसल्स हमने देख लिया, वो याद कर लिया। क्लियर अब तक? अब आ जाओ मूवमेंट्स, अल्नर एबडक्शन। अब छोड़ दो ये, सिर्फ आपको मूवमेंट्स का पता होना चाहिए कि ये जो मूवमेंट है कौन से मसल्स जो है ये करवा रहे हैं, याद करने हैं, याद कर लो, लेकिन इतने ज्यादा आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अल्नर एडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, ये सारे जो मसल्स हमने पढ़ लिए हैं ना, टेंडन्स, एक्सटेंसर्स भी और फ्लेक्सर्स भी, ये मूवमेंट करवा रहे हैं। सिर्फ एबडक्शन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए रीडिंग वाली ये चीज है। फिर हमारे पास 2 मूवमेंट और होती हैं, दैट इज द सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। ऊपर की तरफ को पाम है, ठीक है, तो दिस इज सुपिनेशन। नीचे की तरफ को पाम हो गई तो दिस इज प्रोनेशन। न्यूट्रल पोजीशन किसको कहते हैं? Neutral position of the wrist where the wrist is in the straight alignment with the forearm, no flexion, no extension, radial और ulnar deviation, कोई मूवमेंट नहीं है, स्ट्रेट इसकी जो है ना अलाइनमेंट होती है, और इसको हम शेक हैंड मूवमेंट भी कहते हैं। जिस तरह हम हाथ क्या कहते हैं ना, शेक हैंड पोजीशन बनाते हैं ना जब, तो वो न्यूट्रल हमारी जो पोजीशन होती है इसको न्यूट्रल पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई मूवमेंट, कोई सुपिनेशन, कोई प्रोनेशन, कोई और डेविएशन नहीं होती। कोई बोला? ठीक है, तो दिस इज द न्यूट्रल पोजीशन। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट, अल्ना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट। मैंने जिस तरह बताया था कि अल्ना जो है वो कैपिटल बोन्स के साथ अटैच नहीं होता अनटिल एंड अनलेस अल्नर डेविएशन नहीं होती। अल्नर डेविएशन के दौरान जो है वो सिर्फ उसकी अटैचमेंट होती है, वो आर्टिकुलेट करता है बोन के साथ, अदरवाइज वो सिर्फ रेडियस के साथ, डिस्टली जो है वो रेडियल बोन के साथ नीचे उसके साथ उसकी अटैचमेंट है, उसकी कार्पल बोन के साथ अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। तो अल्ना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट, इट आर्टिकुलेट विद द रेडियस जस्ट प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट जॉइंट एट द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट. It is prevented from the articulating with the carpal bones by the fibrocartilaginous ligament called the articular discs. अब आ जाओ लिगामेंट्स के ऊपर। इस जॉइंट को लिगामेंट्स जिस तरह मैंने 4 तो बता दिए हैं, 2 तो हमारे पास कोलैटरल है और 2 हमारे पास हम आ गए कार्पल और फ्लेक्सर रेटिनैकुलम और एक्सटेंसर रेटिनैकुलम आ गए, ठीक है। तो इनको हम जल्दी जल्दी से रीड कर लेते हैं कि हमारे रिस्ट को जो है वो स्टेबल कौन से लिगामेंट्स कर रहे हैं। द जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द रिस्ट। कौन कौन से लिगामेंट? देयर आर 4 लिगामेंट्स इन द रिस्ट में, 1 फॉर ईच साइड ऑफ द जॉइंट, ठीक है। ऊपर और नीचे आ गए पार्मर और डॉर्सल, ठीक है। पार्मर जो पार्मर साइड पे आ गए, palmar radiocarpal ligament is formed on the carpal palmar anterior side of the hand. It passes from the radius to both rows of the carpal bone. कोई मुश्किल नहीं। डॉर्सल साइड पे फिर हम लोग देख लेंगे। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी इज टू इंश्योर दैट द हैंड फॉलोज द फोरआर्म ड्यूरिंग सुपिनेशन, ठीक। फिर आ जाओ डॉर्सल साइड पे, डॉर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट जो कि पोस्टीरियर साइड पे है, ठीक। डॉर्सल का क्या फंक्शन है? Stable to the wrist, but also ensures that the hand follows the pronation. इसके डॉर्सल जो है लिगामेंट प्रोनेशन में, और जो हमारे पास दूसरा लिगामेंट है फ्लेक्सर साइड पे वो सुपिनेशन में हेल्प करता है। फिर कोलैटरल लिगामेंट्स आ गए। अल्नर साइड पे कौन सा हो गया? अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, जो कि ऊपर कौन सी बोन्स है हमारी अल्नर साइड पे? स्टाइलर प्रोसेस और नीचे ट्राइक्यूट्रा एंड थ्यूसिफर्म, ठीक। ये पूरी फर्स्ट रो जो बना रही है अल्नर की, वो उस साइड पे अल्नर साइड पे जो हमारे पास कोलैटरल लिगामेंट है, दैट इज अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, ठीक।
अब इनकी क्या फंक्शन है इनका, वो डिस्प्लेसमेंट से बचाता है जो हमारी रिस्ट के बोन्स हैं उनको राइट या लेफ्ट या मीडियली लेटरली मूव करने से। दोनों साइड्स पे ये कोलैटरल लिगामेंट्स अटैच है, तो ये स्टेबल करते हैं बोन्स को ताकि वो इधर उधर डिस्प्लेस ना हो सके। ठीक है, तो अल्नर साइड पर अल्नर कोलैटरल लिगामेंट और रेडियल साइड पे रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। ठीक है, और रेडियल का क्या काम है, लेटरल साइड पे उसकी डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करता है। ठीक हो गया, तो अल्नर साइड पर ये ग्रीन कलर का अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, रेडियल साइड पर ये येलो कलर का रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। पामर साइड है ये, तो पामर साइड पे हमारे पास पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट। ठीक है, और डॉर्सल साइड पे अगर देखेंगे तो डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। ठीक है, 4 हमारे पास लिगामेंट हो गए दैट विल स्टेबल द रिस्ट जॉइंट। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक, ये अगर सब अपने अपने थंब को थोड़ा सा ऊपर करें तो आपको एक बॉक्स नजर आएगा, एक बॉक्स सा बनेगा। यूं करो थोड़ा सा थंब को, ठीक है, यहाँ पे एक डिप्रेशन फील हो रहा होगा, सब देखो अपना अपना फील करो, हो रहा है सबको? ठीक है, मैम। यस थंब को थोड़ा सा बाहर की तरफ करोगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक हॉलो सा एक डिप्रेशन सा मिल रहा है। दिस बॉक्स इज नोन एज स्नफ बॉक्स। इसकी इंपॉर्टेंस पता क्या है, गर्ल्स को भी पता होगी शायद, जब भी हम कोई परफ्यूम वगैरह लेते हैं, कब परफ्यूम को चेक करना हो ना तो कहते हैं कि स्नफ बॉक्स में यहाँ पे परफ्यूम को स्प्रे करो और उसको यहाँ पे सूंघो। इसका मतलब होता है काफी देर तक उसकी स्मेल रहती है यहाँ पे। आपने नशेई देखे होंगे काफी रोड्स पे बैठे हुए जिसको हम जहाज कहते हैं। ठीक है, उनको देखा है कभी टीवी वगैरह में, जब वो नशा कर रहे होते हैं तो वो यहाँ पे कोई चीज रख के उनको सूंघ रहे होते हैं, देखा है? जी मैम। यस मैम। ठीक है, तो वो जो है ना वो इस जगह पे क्यों रखते हैं, ये जो इसकी इस बॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको स्नफ बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे जो स्मेल होती है ना वो काफी देर तक हमारे जो है ना रहती है, सेंस उसका काफी देर तक रहता है। ठीक है, स्मेल का, तो इसीलिए जब भी हमने कोई चीज सूंघनी होती है हम स्नफ बॉक्स के अंदर डालते हैं, वो काफी देर तक उसका जो है ना असर रहता है। परफ्यूम जब भी चेक करते हैं तो इस साइड पे हम उसको स्प्रे करके जब भी कहीं लेने जाते हैं तो काफी देर तक उसकी स्मेल रहती है। इसी तरह जो वो हमारे पास ये जितने भी नशेई वगैरह होते हैं वो इसी तरह इसमें वो डाल के इसको सूंघते रहते हैं, उनको काफी देर तक इसका जो मजा आता है। ठीक है, तो जो है ना ये इसकी ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारे किस साइड पे, रेडियल साइड पे, हमारे थंब के बिल्कुल नीचे एक डिप्रेशन है। ये बनता किस तरह का है, ये होता है ट्रायंगुलर है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स मतलब इसके बाउंड्रीज बनती हैं, कुछ एक नीचे फ्लोर बनता है, एक बाउंड्री बनती है। तो वो हमने पढ़ ली इसकी कि क्या इंपॉर्टेंस है, किस साइड पे होता है और उसकी बाउंड्रीज क्या है, वो भी हम पढ़ते हैं। Anatomical snuff box or the snuff box is a triangular deepening on the radial dorsal aspect of the hand। ये इसकी हो गई लोकेशन। ठीक है, रेडियल साइड थंब के बिल्कुल नीचे हमारे पास एक डिप्रेशन सा है at the level of the carpal bones। Superficially, the scaphoid and trapezium forms the floor of the snuff box। नीचे जो है हमारे पास जो फ्लोर इसका बना रही है वो कौन सी बोन्स हैं, स्केफॉइड एंड ट्रेपेजियम बोन जो इसका फ्लोर बना रही है। नीचे इसके ये दो बोन्स होती हैं। ठीक है, द नेम ओरिजिनेट फ्रॉम द यूज ऑफ दिस सरफेस फॉर प्लेसिंग एंड देन स्निफिंग पाउडर, टोबैको और स्नफ। ठीक है, ये अब समझ आ गई इस बॉक्स के क्या इसका नाम क्यों स्नफ बॉक्स कहा गया है। टोबैको जो है वो पाउडर होता था यहाँ पे, इसको उसको रख के वो स्मेल करते थे उसकी। ठीक है, इसीलिए उसको स्नफ बॉक्स कहते हैं। ठीक है, पाउडर को यहाँ पे इसको प्लेस करके जो है उससे उसका नाम निकला है स्नफ बॉक्स। ठीक है, ये वाला अगर हम थंब को थोड़ा सा बाहर की तरफ को करते हैं ना तो यहाँ पे हमें डिप्रेशन सा मिलता है, दिस इज नोन एज स्नफ बॉक्स। अच्छा, फ्लोर हमें पता चल गया, ये हमने फ्लोर यहाँ पे पढ़ लिया, स्केफॉइड एंड ट्रेपेजियम से बन रहा है। अब उसकी बाउंड्रीज कैसे बन रही है। Posterior border of the snuff box is the tendon of the extensor pollicis longa posteriorly. Anterior border is a pair of parallel and intimate tendons of the extensor pollicis brevis and abductor pollicis longus। ठीक, ये इंटीरियर और पोस्टीरियर की बाउंड्रीज होगी और उसका हमने फ्लोर देख लिया कि नीचे कौन सी बोन होगी। Accordingly, the anatomical snuff box is most visible having a more pronounced concavity during the thumb extension। ये हमने देख लिया कि जब हम थंब को एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ को तो उसकी कंकेविटी बढ़ जाती है, उसके अंदर डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, the proximal border is formed by the styloid process of the radius। अब इस के जो स्नफ बॉक्स है उसके अंदर से कुछ हमारी वेसल्स भी गुजर रही हैं। ठीक है, ये रेडियल साइड पे है ना, तो रेडियल आर्टरी
which passes through the anatomical snuff box on its course from the normal radial pulse detecting area. जब भी हम लोग रेडियल पल्स को डिटेक्ट करते हैं, हमें पता है ना, थंब वाली साइड पे अपने जो फिंगर्स हैं वो रख के रेडियल पल्स को जो है वो यहाँ से चेक करते हैं। तो कौन सी आर्टरी को ही हम देख रहे होते हैं, हम रेडियल आर्टरी को ही देख रहे होते हैं। तो रेडियल आर्टरी हमारी रेडियल साइड पे है, थंब वाली साइड पे है, स्नफ बॉक्स भी उसी साइड पे है, तो ये आर्टरी स्नफ बॉक्स में से गुजर की जाएगी। क्लियर? और वेन कौन सी होगी? सेफेलिक वेन अराइजेस विद इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अच्छा, while the dorsal cutaneous branch of the radial nerve can be perforated by stroking along the extensor pollicis longer with the dorsal aspect of the fingernail। ठीक है, आगे जो है ना उसके कुछ इंपॉर्टेंस बता दिए हैं क्लिनिकली, ये आप बस रीडिंग कर लो। ये 5-6 जो आगे स्लाइड्स रह गई हैं। these two bones form the fracture of the, कौन सी बोन्स हैं जो इंपॉर्टेंट थे? वो स्नफ बॉक्स था। ठीक है, पीछे जो मैंने चीजें बता दी हैं वो इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, स्केफोइड फ्रैक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ मीडियो-लीगल इश्यूज। ठीक है, मेडिकल लीगल इश्यूज में जितने ज्यादा ये स्केफोइड बोन जो है वो फ्रैक्चर होती है, जब भी हम लोग गिरते हैं ना, अगर हैंड के ऊपर या किस पे, स्केफोइड के फ्रैक्चर होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। स्केफोइड बोन बहुत ज्यादा फ्रैक्चर होती है। दिस इज द एनाटॉमिकल स्नफ। ठीक है, वेसल्स हमें पता चल गई कौन सी है, वहां से गुजर रही हैं। ठीक है, ये आगे बस रीडिंग वाली चीजें हैं, 2-4 स्लाइडें हैं, रीडिंग कर लो और हमारी एनाटॉमी ऑफ द रिस्ट कंप्लीट हो गई। कोई चीज ना समझ आई हो पूछो। ठीक है, इजी सा टॉपिक है कि इसमें बोन्स हैं, बोन्स के नेम्स जो याद करने वाली चीजें वो मैं बताती हूँ। कौन सी बोन्स मिलकर रिस्ट जॉइंट बना रही है? डिस्टली फोर आर्म की बोन्स और मेटाकार्पल, दरमियान में हमारे पास कार्पल बोन्स है। कार्पल बोन्स और हमारे पास फोर आर्म की बोन्स मिलके हमारे पास क्या बना रही है? रिस्ट जॉइंट। ठीक है, अगर तो हमारे पास कार्पल बोन्स का फ्रैक्चर होता है तो दैट इज नोन एज कार्पल फ्रैक्चर। अगर हमारे पास जो है वो डिस्टली रेडियस का फ्रैक्चर होता है तो दिस इज नोन एज रिस्ट फ्रैक्चर। ठीक है, फिर हमने बोन्स देख ली, बोन्स के नेम याद कर लिए। प्रॉक्सिमल रो में कौन सी बोन्स है, डिस्टली हमारे पास कौन सी बोन्स है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ इसकी स्टेबिलिटी के लिए कुछ चीजें देख ली हैं। फ्लेक्सर साइड पे फ्लेक्सर रेटिकुलम है, एक्सटेंसर साइड पे एक्सटेंसर रेटिकुलम है और दोनों साइड्स पे कोलैटरल लिगामेंट्स हैं। ठीक हो गया, 4 लिगामेंट्स पढ़ लिए। फिर हमने कुछ जो है ना फ्लेक्सर साइड पे हमारे पास कार्पल टनल है, कार्पल टनल से जो स्ट्रक्चर गुजर रहे हैं इज इंपॉर्टेंट, को याद कर लो। 4 डॉर्सल साइड पे हमारे पास 6 कंपार्टमेंट्स हैं। 6 कंपार्टमेंट्स कौन से हैं? अल्लर साइड पे 2 हैं और 4 किस साइड पे हैं? रेडियल साइड पे। और उनके दरमियान हमारे पास कौन से टेंडन है वो याद कर लो। फर्स्ट के अंदर कौन है? 2 हैं, 6 के याद नाम याद कर लो। फिर उसके बाद हमारे पास मूवमेंट्स कौन सी हो रही हैं वो हमने देखनी है। ठीक है, उनके मसल्स याद करने की जरूरत नहीं है कि एबडक्शन कौन से करवा रही है, एबडक्शन कौन से करा रही है। ठीक, फिर हमारे पास रिस्ट पे इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा आ गया? स्नफ बॉक्स। स्नफ बॉक्स की फ्लोर कौन से बोन्स नीचे बना रही है, नीचे उसकी कौन सी बोन्स होती हैं और उसकी बाउंड्रीज कौन बना रहा है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कहाँ से निकला ये स्नफ बॉक्स का वर्ड स्नफ। ठीक है, फिर इसके अंदर से वेसल्स कौन सी गुजर रही है? आर्टरी, रेडियल एंड वेन, सेफालिक। ठीक है, बाकी खत्म। ठीक, मुश्किल है कुछ नहीं है ना, इजी सा है। रिस्ट का थोड़ा सा लेंथी है, बस रीडिंग वाला है जो मैंने अभी आपको बता दी हैं चीजें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर हम लोग जो है ना कुछ क्विज की बातें करते हैं। मैम हाँ जी, ट्यूबरकल ऑफ डिस्ट्रिक्ट का फंक्शन बता रहा। किसका? ट्यूबरकल ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर का फंक्शन एक वो पुली की तरह काम करता है, वहां से हमारे पास एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट टेंडन है ना जो, वो गुजर रहा है। ठीक है, एक उभार से समझ लो कि हमारे पास डॉर्सल एस्पेक्ट पे है। ठीक है, बोनी एक प्रोजेक्शन सी है। ठीक है, तो वो हमारे पास, पहले तो उसका नाम याद कर लिया कि डॉर्सल साइड पे हमारे पास एक बोनी प्रोजेक्शन इज नोन एज ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ट्यूबरकल ऑफ में डिफरेंट नेम उसके दे सकती हैं, आपको पता होगा कि इसका नाम ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर है। ठीक, अब उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि वो पुली का तरह काम कर रहा है। पुली देखिए ना, वो एक सेंटर में एक छोटा सा हम लोग रखते होते थे, एक साइड से खींच और दरमियान में उसको सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह वहां से हमारे पास जो है ना एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट जो टेंडन है वो गुजर रहा है, उसके दरमियान ये पुली का, इसके ऊपर से गुजर रहा है तो उसकी अटैचमेंट है। ठीक है, लंबा होता है तो वो उसको जब मूवमेंट करवा रहा है ना, उस वो वाली मूवमेंट के दरमियान में वहां पे उसको वहां पे अटैचमेंट होती है, तो वो एज अ पुली उसको एक स्टेबल कर रहा होता है उस मसल को, सॉरी टेंडन को। ठीक है, बस डॉर्सल साइड पे एक बोनी प्रोजेक्शन, बोनी उभार, उस इज नोन एज ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। क्लियर हो गया?
जी मैम, थैंक यू। ठीक है, फिर बार बार एक दफा रिपीट कर देती हूँ। बोन्स कौन कौन सी हैं रिस्ट की, ठीक है, फ्लेक्सर्स टेंडन्स एक्सटेंसर टेंडन्स, ठीक है, लिगामेंट्स चारों साइड के कौन कौन से हैं, ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, और उसके बाद फ्लेक्सर हमारे पास जो टनल है कार्पल टनल, उसमें से कौन से फ्लेक्सर्स, कंपार्टमेंट्स एट द डोर्सल साइड, 6 कंपार्टमेंट नाम याद करने, एंड स्नफ बॉक्स। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स which you have to cover in the wrist joint anatomy. Clear? और कोई चीज? करंट उसकी बात क्विज की। अच्छा, आपका क्विज है आज, आप वेंसडे है इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट आपका लेक्चर है सैटरडे को सुबह इसी टाइम पे जो है आपका क्विज होगा, ठीक है, सेकंड स्लॉट में। और आपको मैं 20 से 25 एमसीक्यूज दे दूंगी। क्लियर कोई एक इमेज भी दे सकती हूँ, एक दो इमेज जो कि क्लियर होंगी, ये ना कहना कि हमें समझ नहीं आएगी, वो आप लेबल के लिए भी मैं दे सकती हूँ जो कि आपके लिए क्लियर होगी, जो मैं बार बार बता चुकी हूँ कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है, वो क्लियर इमेज आपको क्लियर होगी, ठीक है। सिलेबस इसमें सिर्फ नी है, नी के जो तीनों हम लोग पढ़ लिए हैं, उसकी एनाटमी, उसकी पैथोलॉजी और उसकी क्या कहते हैं टेक्निक, ठीक है। नी वाला सिर्फ हमारे पास पूरा टॉपिक है। और पहला लेक्चर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोब कौन सी यूज हो रही है, मस्कुलोस्केलेटल क्यों हम करते हैं, क्या फंक्शन है, उसमें अगर कोई एमसीक्यूज बन सका हुआ तो ठीक है, वरना वो सिर्फ एक आपकी क्या कहते हैं बेसिक सी चीजें हैं उसके अंदर के, मस्कुलोस्केलेटल की क्या इंडिकेशंस हैं, ये वो इस तरह की। पहला लेक्चर जो हमारा बेसिक्स है वो, और नी, ठीक है, नी कंप्लीट एक टॉपिक से दे रही है नी का, उसकी एनाटमी, उसकी पैथोलॉजीज और उसकी टेक्निक, ठीक है। एमसीक्यूज होंगे 20 से 25, एक या दो डायग्राम भी हो सकती हैं, ठीक है। एलएमएस के ऊपर आपके ये सारे मैं डाल दूंगी एमसीक्यूज। 30 सेकेंड्स का टाइम हो गया एक एमसीक्यू के लिए, ठीक है। तो 20-25 मिनट्स, बल्कि ये ज्यादा है, 20-25 जो है वो एमसीक्यूज होंगे, तो 30 सेकेंड ये कि 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा लगेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो वो उसका टाइम होगा एलएमएस के ऊपर, मैं आपको ईमेल कर दूंगी कंफर्म कि ये आपके सिलेबस है, ये आपके इंक्लूड हो रहे हैं टॉपिक, और इतने बजे आपका एग्जैक्ट क्विज स्टार्ट हो जाएगा। 20 से 25 होंगे, 30 सेकेंड्स का टाइम होगा। एक एमसीक्यू का बहुत लंबे एमसीक्यू नहीं दूंगी कि आपको पढ़ने का टाइम लगे, और छोटे छोटे से होंगे, स्टेटमेंट जल्दी से पढ़िए और नीचे क्लिक किया उसका, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह जो है ना कमिंग सैटरडे को हम लोग 15 से 20 मिनट्स में कर लेंगे, और उसके बाद हम अपना आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी आप शुरू में पढ़ तो चुके हो, रिस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको जिस तरह बताया था आपके क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स भी मैंने लगाने शुरू करने हैं, तो नेक्स्ट वीक से जो है ना एक या दो आप पढ़ तो चुके होगा नहीं अच्छी तरह से, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इन क्लास जो है ना प्रीवियसली कोई भी क्वेश्चन जो है एक दो से पूछ लिया, एक दो क्वेश्चन इसी तरह साथ में मैं मार्क्स आपके क्लास पार्टिसिपेशन के लगाती रहूंगी, ठीक है। फिर आपके 3 जो रीजन ये जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, रिस्ट पूरा हो जाएगा और शोल्डर पूरा हो जाएगा, देन आपने मुझे असाइनमेंट जो है अपनी सबमिट करवानी है। तीनों की एक एक टेबल बनेगा बड़ा सा, ठीक है, एक 1.5 पेज का वो टेक्निक्स का, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले उसकी देखनी है कि कैसे हम लोगों ने प्रोब रखी, उसमें स्ट्रक्चर्स कौन से नजर आ रहे हैं, पेशेंट पोजीशनिंग जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिफाइन किया था, ठीक है। फिर हम जब ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तब आप मुझे असाइनमेंट सबमिट करा देना। जब कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको डेट अनाउंस कर दूंगी कि 2 डेज के बाद या 3 डेज के बाद आपने, जब शोल्डर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अपना सबमिट करवा दो असाइनमेंट, ठीक है। साथ के साथ बनाते रहोगे तो मसला नहीं होगा। नी का आप लोग साथ ही उस दिन बना लेते, अब आगे जब रिस्ट की टेक्निक पढ़ेंगे तो रिस्ट का बना लेना, एक टेबल बनेगा और तीसरा वो 3 टेबल बनेंगे बस, और फिर आप मुझे सबमिट करवा देंगे, क्लियर है, ठीक है। क्विज का भी पता चल गया आपको, आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन कुछ है तो पूछ लो, फिर मैं लेक्चर एंड करूँ। नो मैम। ठीक है, गुड, शाबाश, अच्छे बच्चे हो गए। अब पढ़ के आना मैम अच्छे से। टाइम कम नहीं है, क्या मैम टाइम कम बता रही हैं आप क्विज के लिए। बहुत मैम ज्यादा, 1 मिनट तो होना चाहिए ना। 1 मिनट में ना बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच यस जाता है, मैम। बड़ा चीटिंग के मैम चांसेस। मैम ये टाइम बहुत मैम कम कुछ है। भी हो जाता है, इंटरनेट का मैम भी टाइम इशू आ बढ़ा दें, जाता है, हर बच्चा चीटिंग। मैम फर्स्ट क्विज भी है ना। सेकंड बढ़ा दें। कोई बहाना नहीं, चुप करके ना आप पेपर दो, चलो। मैम एग्जाम मैम ये ओवरऑल टाइम बहाना बोलना नहीं है मैम, टाइम बहुत 30 कम। सेकंड। मैम आपने इजी लेबलिंग भी देनी है तो उसमें भी तो सोचने में टाइम लगता है ना।
मैं 30 बता रही हूँ, seconds छोटी छोटी सी स्टेटमेंट्स होंगी, टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड के अंदर आपने पूरी पढ़ लेनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 मैम 5 आपको भी तो पता है ना LMS का वो बहुत स्लो होता है। वो जिसके पास क्या कहते हैं, जिसका स्लो है उसका ये नहीं कि टाइम डिटेक्ट हो जाता है उसके अंदर, उसके पास खुलेगा ही उसी टाइम पे। ठीक है, और अपना नेट शट जो है ना वो अच्छे से करवा के रखना एग्जाम के लिए, तो एटलीस्ट आप लोग ये ना कोई बहाने ना मारा करो। मैम नेट के सिग्नल आ भी रहे हैं तो LMS पे ना लोड होता है उस टाइम, और फिर वो सही नहीं चलता, 2-3 बच्चों का हमेशा मिस रह जाता है, तो फिर वो कहता है बाद में बात कर लीजिएगा, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो मैं इसीलिए कह रही हूँ आप लोग नेट जो है अपने अच्छे से कहीं पे भी एग्जाम के लिए जो है ना अरेंज करके रखो। सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं आपकी क्लास के लिए आपको बख्श देती होती हूँ, चलो मैं अटेंडेंस नहीं ले रही, किसी की क्लास मिस हो गई, कुछ हो गया, लेकिन 10-15 मिनट के लिए एक अच्छा नेट कहीं पे, कहीं जहाँ अच्छा नेट आ रहा है वहां चले जाओ, वहां जाके बैठ जाओ। ठीक है, आपका कोई मैम मसला नहीं है, एग्जाम के लिए मैम थोड़ा सा नेट 4G आ रहा, लेकिन फिर भी वो LMS पे लोड होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, अक्सर तो लोड ही नहीं होता, मतलब उधर ही MCQs रह मैम जाते हैं आधे आधे। LMS खुद ही डाउन हो जाता है जब एक साथ जी इतने मैम। सारे जाते हैं, तो वो वहां पे इश्यू आना शुरू हो जाता है। यस और फिर मैम। दोबारा वहां पे रेड फ्लैग आता है, उसकी वजह से रीलोड भी करो ना तो प्रीवियस डाटा भी डिलीट हो जाता है। कोई बात नहीं, इस बार नहीं आएगा, LMS बहुत ज्यादा उन्होंने अपग्रेड कर दिया हुआ है। ठीक है, नया बन गया, अब मसला नहीं आएगा, तो मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अब एग्जाम के लिए ना तुम लोग चुप करके एग्जाम दो, अच्छा सा नेट अपने पास अवेलेबल रखो, और जो है क्विज दो। ठीक है, अब मुझे भी तो असेसमेंट लेनी है कि नहीं लेनी है कि मैं बैठी रहूँ, असेसमेंट्स आपकी इतनी ज्यादा पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैम आप असेसमेंट लें, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा टाइम बढ़ा दें, क्या कर दूं? थोड़ा सा बढ़ा दें। मैम आपको असेसमेंट लेने से हम नहीं रोक रहे, हम जस्ट इतनी रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा टाइम हमें मैम एक MCQs के लिए 1 कंपनसेट मिनट कर तो दें दे सो दो। दैट हम रिलैक्स होकर आराम 1 से कर मिनट लेंगे। बहुत ऐसा ज्यादा इशू है, आता भी 1 है। मिनट बहुत ज्यादा है बच्चों। पिछली मैम बार चलो, मैंने 45 मिनट्स रखे थे और इतनी चीटिंग हुई थी, इतनी चीटिंग हुई थी, सबके फुल मैम फिर मार्क्स आए। 45 सेकेंड्स कर लें। मैं बता रही हूँ, मैंने मैम 45 किए थे 45 और बच्चे एक दूसरे को वो एमसीक्यूज भेज रहे हैं, एक साइड 1 मिनट के अंदर अंदर एक दूसरे के वो जो है ना, उन्होंने सही चीटिंग, फुल मार्क्स आए हुए थे सबके, जिनका मुझे पता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके मुझे पता चल जाता है इनके मार्क्स ये वाकई जो है ना वो कर मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है। कुछ बच्चे जो होते हैं बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं होते, उनके भी फुल मार्क्स आए हुए थे। ठीक है, तो वो चीटिंग का भी हमें पता चल जाता होता है, चीटिंग हो रही होती है। और जो पढ़ने वाले ना उनको इशू नहीं होगा कि हमें जो 30 सेकंड्स में मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी है मुझे आंसर आ गया। मुझे पता है कि 30 सेकंड्स अगर जिसका एमसीक्यू का टाइम ज्यादा लगेगा, स्टेटमेंट लंबी है, उसका मैं टाइम देख लूंगी। मैं बता रही हूँ मैंने छोटे छोटे से देने हैं स्टेटमेंट्स, और उनके फटाफट से आपने नीचे कंफर्म आंसर है वो जल्दी जल्दी आप लोगों ने करना। जिसका लगेगा कि मुझे स्टेटमेंट बड़ी है, मैं टाइम खुद ही कर मैम दूंगी। मैम जिसने चीटिंग करनी उसके लिए 10 सेकेंड्स भी काफी है, उसको आंसर सिर्फ चाहिए। उसको आंसर नहीं चाहिए, वो क्या करता होता है, जिस आपके पास 10 सेकंड्स होंगे ना, वो सिर्फ इतना पड़ेगा और उसको नीचे स्टेटमेंट में जिसके 10 सेकंड्स हो जाएंगे। ठीक है, उसको इतना टाइम मैम नहीं मिलेगा। जिसको हमने आता होगा वो देखा सिर्फ हुआ है ना स्टेटमेंट पढ़ेगा, इसलिए। जिसने स्टेटमेंट पढ़ी और साथ ही आंसर लिख दिया तो बस खत्म, उसके तो 10 सेकंड्स ही बहुत है। जिसने करनी है वो बैठा रहेगा पूरे 40 सेकंड्स के लिए। मैम कभी कभी भूल जाता है ना, तो उसके लिए सोचना भी पड़ता है। चलो ठीक है, मैं 40 सेकंड्स कर देती हूँ, 30 नहीं, लेकिन 40 भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं 40 कर रही हूँ इसको। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, 40 सेकंड्स हो जाएंगे आपके, लेकिन छोटी छोटी सी स्टेटमेंट्स है, 10 सेकंड्स के अंदर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ओके मैम। और इसके बाद मुझे कोई बहाना नहीं मिले कि मेरा नेट नहीं चल रहा था, मेरा जिसके जितने मार्क्स आए उतने ही वहां पे अपलोड होंगे, साथ के साथ वो ऑटो चेकिंग होती है। मुझे बाद में कोई ना कहे कि जिसके तक मैसेज पहुंच गया ठीक है, जिसने क्लास आज नहीं ली उस तक भी पहुंचा दो कि मैम वेटेज मेरा ये इशू था, मेरा वो इशू था। एग्जाम के लिए मैं कोई वो नहीं बर्दाश्त करूंगी। ठीक है, बहाने कोई नहीं चलेंगे, जिसका जो इशू है कोई बात नहीं, वो इशू रह गया, वो 0 मार्क्स भी लग सकते हैं। ठीक है, नेट अवेलेबल करो, कुछ मैं पहले बता रही हूँ, मेरे पास बाद में कोई ना आए रोता हूँ। मैम लास्ट टाइम भी मेमो के मैम फाइनल में वेटेज मेरा कितनी रिटन है? पेपर सारा ब्लैंक हो गया था नेट 10%। एलएमएस के इशू की वजह वही कह रही हूँ ना, आप नेट अवेलेबल करो, जहाँ पे अच्छा नेट आ रहा है उधर से। चले मैम जाओ। मैम नेट अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, एलएमएस का इशू था। मैम हर टाइम पे नेट का इशू नहीं होता, जब LMS की सर्वर डाउन होगा तो की जगह ऑब्वियस आप बात है नेट तो गूगल पे मर्जी कर होगा, लें। नेट चेक आ जाएगा। पहला सिर्फ तुम लोगों की क्लास है जिनको इतने इश्यू है, मैं बाकी क्लास को भी पढ़ा रही हूँ ना, नहीं चूचा की।
मैम कल रेडिएशन साइंटिस्ट का क्विज था, तो वो क्या कहते हैं गूगल डॉक्स पे था। वैसे भी तुम लोगों की ना क्लासेस शुरू होने वाली है थोड़ा टाइम तक, कल पता चला है ना यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है। मैम हम तो चाहते हैं कैंपस ऑन कैंपस क्लासेस हों। तैयारी पकड़ो और वापस आओ तुम लोग, जितने इधर उधर वाले हो ना, तैयारी पकड़ो। मैम LMS की जगह पे गूगल डॉक्स पे कर लें। यस मैम। मैम 7 से खुल रही है कि 27 से? टीवी में तो बताया कल 27 बोल रहे हैं, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ईमेल नहीं आई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी पता चलेगा तो है, लेकिन फिर भी तैयारी पकड़ो, क्योंकि स्कूल्स तो खुल रहे हैं 7 से और यूनिवर्सिटीज का भी इन्हीं के दिनों में खुल जाने हैं। तो जो जो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं वापस पकड़े अपनी तैयारी, और नहीं तो फिर मैं कहती हूँ इधर आके मैंने सबको बुला के ना यहाँ पे ले लेना। यहाँ पे सारा नेट भी अच्छा चलता है, LMS भी सही चलता है। मैम ऑन कैंपस कर लें, कोई जी अच्छी बात है, ऑन कैंपस सही रहेगा। ऑन कैंपस इंशाल्लाह मिड करेंगे, एक क्विज तो दे लो इस तरह, ठीक है? चलिए मैम जैसे आप कहें वैसे कर लें। 10% वेटेज है इसकी, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो मैं पहले कह रही हूँ बहाना कोई ना लगे, नेट शेट अवेलेबल रखो, नहीं हो सकता यहाँ यूनिवर्सिटी के यहाँ आके बैठ जाओ बताए बगैर ही, ठीक है? ये लैब में आके, ठीक है? यहाँ पे भी बड़ा अच्छा नेट चलता है। जो यहाँ लाहौर के हैं वो यहाँ आके दे लें, जो लाहौर से बाहर है वो कहीं अच्छा नेट देख के वहाँ पे बैठ जाए, ठीक है? टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए थोड़ा सा अपने आप को वो कर दिया करो। हर चीज जो है तुम लोगों को हलवा तो मिलता है, हर चीज आप लोगों को डाउनलोड करके लेक्चर्स मिल रहे हैं, घर बैठे हुए सब कुछ आरामदारियां। और पेपरों के लिए भी तुम लोग के ऐसे नहीं कर लें मैम, ऐसे कर लें, ऐसे नहीं कर लें, ऐसे कर लें। हर चीज स्टूडेंट्स के ऊपर तो नहीं ना होती, हमें अपना भी तो देखना है ना, ठीक है? तो एक टॉपिक अच्छे से तैयार करो, ये पूरा नी को, और पहला लेक्चर जो बेसिक्स वाला है, ठीक? MCQs होंगे और डायग्राम, अगर मैं फिर कह रही हूँ, अगर जो कंफर्म डायग्राम, जो क्लियर डायग्राम होगी वो दूंगी, जो कंफ्यूजिंग होगी वो नहीं दूंगी, ठीक है? चलो ओके। बहुत रोते हो तुम लोग, बदतमीजो। जल्दी यूनिवर्सिटी खुले, तुम लोगों को ऑन कैंपस सारे काम कराऊं। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।